को मेरा सादा प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका। मैं पढ़ाती हूँ आपको लाइफ साइंसेस। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा शिक्षा का ग्रंथ में। ट्रांसलेशन पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसलेशन पार्ट 2 की। ट्रांसलेशन पार्ट 1 में हमने पढ़ा था इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन की, किस तरह से ट्रांसलेशन का जो है वो इनिशिएशन होता है। ठीक है, और ट्रांसलेशन पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं इलोंगेशन और टर्मिनेशन के बारे में। इनिशिएशन में हमने पूरा ये जो जितने भी इनिशिएशन फैक्टर रहे थे प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स में सबकी बात करी थी। तो बने रहिए हमारे साथ अगर आपको करना है गेट क्वालिफाई तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन का इलोंगेशन। देखिए इलोंगेशन के दौरान क्या होता है। इलोंगेशन के दौरान राइबोसोम सिंपली ट्रेवल करेगा एमआरएनए के अलोंग, उस पर जो मैसेज है उसको पढ़ेगा, उसका जो कोडोन है उसको रीड करेगा और फिर एक एप्रोप्रिएट अमाइनो एसाइल टीआरएनए यानी कि चास टीआरएनए को लेके आएगा, ताकि जो भी एमआरएनए पे मैसेज पढ़ा लिखा हुआ है उसको सही तरीके से ट्रांसलेट किया जा सके और प्रोडक्ट बनाया जा सके, जो कि होती हैं प्रोटीन्स। तो इलोंगेशन रेट जो रहता है इकोलाई का वो रहता है 15 अमाइनो एसिड्स पर सेकेंड। मेन हमें 3 स्टेजेस इलोंगेशन के दौरान देखने को मिलती हैं। 3 स्टेजेस होती हैं डिकोडिंग, ट्रांसपेप्टिडेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ये 3 मेन स्टेजेस हैं जो हमको देखने को मिलती हैं। कब, जल्दी से बताइए कब? इलोंगेशन के दौरान। तो क्या होगा हमारे पास डिकोडिंग में। देखिए डिकोडिंग सबसे पहला स्टेप रहता है और बहुत ही सिंपल सा रहता है। डिकोडिंग के दौरान जो राइबोसोम्स हैं वो सेलेक्ट करेंगे, एक्चुअली वो सबसे पहले एमआरएनए पे जो भी लिखा है उसको पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के बाद वो एक अप्रोप्रिएट अमाइनो एसाइल टीआरएनए को लेके आएंगे, जिस टीआरएनए पे एमआरएनए की कोडोन की कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडोन होगा, ऐसे ही टीआरएनए को लेके आएंगे और वो टीआरएनए जो है फिर कहाँ आ जाएगा? ए साइट पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया जी कोडिंग में। अब ट्रांसपेप्टिडेशन में क्या होगा? ए साइट पे जो टीआरएनए आया, इनिशिएशन देखिए, इनिशिएशन हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जो हमारा पहला टीआरएनए आता है वो ए साइट पे नहीं, वो पी साइट पे आता है। तो अभी तो इलोंगेशन चल रहा है, अभी तो और टीआरएनए आ रहे हैं। अब टीआरएनए कहाँ आते हैं? ए साइट पे आते हैं। तो पी साइट पे पहले ही हमारे पास टीआरएनए होता है, जिसके पास पेप्टाइड बॉन्ड बहुत सारे बने हुए अमाइनो एसिड होते हैं, जिनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो ट्रांसपेप्टिडेशन में क्या होगा? अमाइनो एसिड रेसिड्यूज जो हैं और पेप्टाइड रेसिड्यूज जो होते हैं उनका ट्रांसफर होता है एक अमाइनो एसिड कंपाउंड से दूसरे अमाइनो एसिड कंपाउंड में। तो इसके दौरान मोर अप्रोप्रिएटली पी साइट, जहाँ पे पेप्टिडाइल ग्रुप होगा, बहुत सारे अमाइनो एसिड या एक दो अमाइनो एसिड बट विद पेप्टिडाइल ग्रुप होंगे, वहाँ को ट्रांसफर होगा किसका? अमाइनो, उस पेप्टाइल ग्रुप का, वहाँ को नहीं ट्रांसफर होगा, उस पेप्टाइल ग्रुप का ट्रांसफर होगा पी साइड से कहाँ को? अमाइनो एसाइल ग्रुप पे। जो अमाइनो एसाइल ग्रुप है वो है ए साइड पे। किसके थ्रू? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। तो पी साइड पे पेप्टाइल ग्रुप का ट्रांसफर हो जाता है अमाइनो एसाइल ग्रुप पे, जो कि ए साइड पे है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ट्रांसलोकेशन जो है, ट्रांसलोकेशन के टाइम पे क्या होता है ना, एक प्रोसेस है जो एडवांस करता है एमआरएनए टीआरएनए जो मोइटी है हमारी, और उसको ऑन द राइबोसोम। देखिए क्या होता है, टू अलाउ द नेक्स्ट कोडोन टू मूव इनटू द डीकोडिंग सेंटर ए साइड, टीआरएनए इज ट्रांसफर टू पी साइट एंड पी साइट टीआरएनए इज ट्रांसफर टू ई साइट। देखिए ट्रांसलोकेशन में मतलब जो भी हमारा पी साइट था, पी साइट जैसे ही अपना पेप्टिडाइल ग्रुप जो है वो ए साइट पे आए हुए अमाइनो एसाइल टीआरएनए अमाइनो एसाइल ग्रुप को दे देता है, तो पी साइट का टीआरएनए खाली हो जाता है, डी एसिटाइलेटेड हो जाता है। तो अब वो खाली टीआरएनए जो है बाहर निकल जाता है एग्जिट साइट के थ्रू ई साइट। जो पी साइट है वो अब ई साइट बन जाती है और ए साइट जो है अब वो पी साइट बन जाती है। उससे नेक्स्ट हमको देखने को मिलती है ए साइट। चलिए देखिए मैं समझाती हूँ आपको। ये एक लार्जर सब यूनिट है राइबोसोम का और ये एक स्मॉलर सब यूनिट है राइबोसोम का। ओके,
तो ये है हमारे पास चार्ज्ड टीआरएनए दिखाई दे रहे हैं आपको। चार्ज टीआरएनए जो हैं आते हैं ए साइट पे आके बाइंड करते हैं। पी साइट के पास पूरा पेप्टिडाइल ग्रुप होता है, चेन होती है पूरी। ये चेन जो है पूरा उठ के कहाँ आ जाता है, ए साइट पे आ जाता है, ए साइट के अमाइनो एसाइल ग्रुप पे आ जाता है। अब ये खाली हो गया, यहाँ पे डी एसिटाइलेटेड हो गया टीआरएनए। अब ये बाहर निकल जाएगा, अपना पी साइट एग्जैक्टली एग्जिट साइट बन जाएगी और ए साइट अब क्या बन जाएगी, पेप्टिडाइल साइट बन जाएगी। और इससे आगे वाला कोडोन जो है वो सर्व करेगा एज ए साइट, अमाइनो असाइल साइट। तो यहाँ नया टीआरएनए यहाँ आएगा और जल्दी ही ये ए साइट जो है, ये आगे वाली ए साइट पी साइट बन जाएगी और ये अभी यहाँ पे जो है ये ई साइट बन जाएगी और ये आगे वाला कोडोन फिर फर्दर ए साइट की तरह बिहेव करेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे राइबोसोम जो है टीआरएनए एमआरएनए मोइटी के साथ एडवांसमेंट की तरफ बढ़ता रहेगा और प्रोटीन की जो है वो सिंथेसिस होती रहेगी। क्लियर? और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन ये इलॉन्गेशन ऐसा ही नहीं होगा, इस इलॉन्गेशन को होने के लिए कुछ इलॉन्गेशन फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यूबैक्टीरिया में देखिए इलॉन्गेशन फैक्टर्स जो मेन रहते हैं, इलॉन्गेशन फैक्टर है इलॉन्गेशन फैक्टर टीयू, जिसको इलॉन्गेशन फैक्टर 1A भी कहा जाता है, और दूसरा आता है इलॉन्गेशन फैक्टर TS, जिसको इलॉन्गेशन फैक्टर 1B भी कहा जाता है, और फाइनली इलॉन्गेशन फैक्टर G, जिसको इलॉन्गेशन फैक्टर 2 भी कहा जाता है। तो इलॉन्गेशन फैक्टर TU मतलब इलॉन्गेशन फैक्टर थर्मो अनस्टेबल, इसका क्या काम होगा? ये इलॉन्गेशन फैक्टर थर्मो अनस्टेबल जो है ये एक GTPase है। जैसे इनिशिएशन फैक्टर 2 मैंने लास्ट में आपको बताया था कि इनिशिएशन फैक्टर 2 जो है, लास्ट वीडियो में मेंशन किया है मैंने कि इनिशिएशन फैक्टर 2 एक GTPase होता है, वैसे ही इलॉन्गेशन फैक्टर TU भी एक GTPase है और इलॉन्गेशन फैक्टर G भी एक GTPase होता है। ये GTPases हैं। तो इलॉन्गेशन फैक्टर TU GTPase है, ये क्या करता है, जो हम ये मेनली ये सेलेक्ट करेगा, जो राइबोसोम हम बोलते हैं ना कि राइबोसोम सेलेक्ट करता है और बाइंड करता है टीआरएनए को ए साइट पे, तो एग्जैक्टली वहाँ पे इलॉन्गेशन फैक्टर 2 काम कर रहा होता है, जो इस सिलेक्शन को फैसिलिटेट करेगा, इस बाइंडिंग को फैसिलिटेट करेगा कि ताकि सही वाला अमाइनो असाइल टीआरएनए आए और ए साइट पे बाइंड हो जाए। क्लियर है? ओके। फिर इलॉन्गेशन फैक्टर थर्मोस्टेबल जो है वो इलॉन्गेशन फैक्टर थर्मो अनस्टेबल की एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। ये इलॉन्गेशन फैक्टर थर्मोस्टेबल एक ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर EFTU के लिए काम करता है, मतलब एक ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर की तरह काम करता है इलॉन्गेशन फैक्टर थर्मो अनस्टेबल के लिए। कैसे? इलॉन्गेशन फैक्टर थर्मो अनस्टेबल को करेक्ट अमाइनो असाइल टीआरएनए का सिलेक्शन का और उसके बाइंडिंग टू ए साइट के लिए एनर्जी चाहिए होता है। तो वो एनर्जी जो है वो GTP हाइड्रोलिसिस से ले लेता है, GTP हाइड्रोलाइज किया जाता है GDP में। तो इलॉन्गेशन फैक्टर थर्मो अनस्टेबल अगर GDP बाउंड स्टेट में है तो ये अब इनएक्टिवेटेड होता है। तो फिर इलॉन्गेशन फैक्टर थर्मोस्टेबल आता है जो इलॉन्गेशन फैक्टर TU पे वहाँ से हटा देता है ग्वाइनोसिन डाइफॉस्फेट को, और अब आफ्टर द रिमूवल ऑफ GDP इलॉन्गेशन फैक्टर TU जो है वो बाइंड कर सकता है GTP के साथ। अब ये फिर से एक्टिवेटेड स्टेट में आएगा। एक्टिवेटेड स्टेट में आ गया तो इलॉन्गेशन फैक्टर थर्मोस्टेबल का रिलीज हो जाएगा, क्योंकि उसका काम खत्म हो चुका। ग्वाइनोसिन डाइफॉस्फेट को रिमूव करना था वो उसने कर दिया, ट्राइफॉस्फेट को डालना था वो हो गया। तो अब इलॉन्गेशन फैक्टर TS रिलीज हो जाएगा और फिर अब जो इलॉन्गेशन फैक्टर TU है वो फिर से तैयार है और अमाइनो एसाइल टीआरएनए की एडिशन के लिए। देखिए इलॉन्गेशन फैक्टर G जो है, जिसको हम इलॉन्गेशन फैक्टर 2 भी कहते हैं, ये भी एक GTPase है। एक ऐसा इलॉन्गेशन फैक्टर है जिसका एक नहीं 2 काम होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। एक तो होता है ट्रांसलोकेशन स्टेप में, अपना काम करेगा। मेन जो ट्रांसलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो इलॉन्गेशन फैक्टर G, हम बोलते हैं कि ये ट्रांसलोकेशन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। ट्रांसलोकेशन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, बताइए कौन सा है रिस्पॉन्सिबल? ट्रांसलोकेशन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है इलॉन्गेशन फैक्टर G। ओके। फिर इलॉन्गेशन फेज जो है उसके बाद जब टर्मिनेशन हो जाता है फाइनली, तो राइबोसोम जो है वो अलग हो जाते हैं
उस राइबोसोम की डिसअसेंबली के लिए भी इलॉन्गेशन फैक्टर जी की ज़रूरत जो है वो रहती है। क्लियर है? चलिए ठीक है, ये समझ गए आप। अगर ये समझ गए तो आगे जो भी चेन फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो इसी पे बेस्ड है। तो देखिए, इलॉन्गेशन फैक्टर टर्मो अनस्टेबल जो है अमाइनो असाइल टीआरएनए को एंटर होने देगा ए साइट पे। इस काम को करने के लिए इसको जीटीपी की ज़रूरत होगी। अब इलॉन्गेशन फैक्टर टीयू जीटीपी के साथ जब जुड़ता है तो ये एक्टिवेट होता है और इसी एक्टिवेटेड स्टेट में ये टीआरएनए के साथ जुड़ेगा। तो इलॉन्गेशन फैक्टर थर्मो अनस्टेबल जीटीपी टीआरएनए एक टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनता है और वहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगी जीटीपी की, तभी एनर्जी मिलेगी ताकि अमाइनो एसिड टीआरएनए जो है वो ए साइट पे बाइंड कर सके। अब हाइड्रोलिसिस हो गई है तो इलॉन्गेशन फैक्टर टीयू के साथ अब जीडीपी कॉम्प्लेक्स्ड है। अब जीडीपी जो है वो अब एक्टिव स्टेट में नहीं है तो वो अपना वहां से रिलीज हो जाएगा और अमाइनो एसिड टीआरएनए को ए साइट पे छोड़ जाएगा। लेकिन जो इलॉन्गेशन फैक्टर टीयू जीडीपी है उसका रीजनरेशन होना चाहिए इलॉन्गेशन फैक्टर टीयू जीटीपी में, ताकि वो और ज़्यादा अपना टीआरएनए को जो है अमाइनो एसिलेटेड टीआरएनए को जो है वो ए साइट पे पहुंचा सके। तो इस काम को करने के लिए ज़रूरी है जीडीपी को रिमूव किया जाए, जिसको रिमूव करने का काम जो है थर्मोस्टेबल इलॉन्गेशन फैक्टर थर्मोस्टेबल काम करता है। काइरोमाइसिन बहुत इंपॉर्टेंट है एक, तो काइरोमाइसिन जो आपके पास होगा वो एक इनहिबिटरी प्रोटीन रहेगा, इनहिबिशन का काम करेगा एंटीबायोटिक। तो काइरोमाइसिन जो है इनहिबिट करता है इलॉन्गेशन फैक्टर टीयू के फंक्शन को। अगर इलॉन्गेशन फैक्टर टीयू ही अपना काम नहीं कर पा रहा है तो क्या टीआरएनए आएगा? नहीं आएगा। क्या फिर प्रोटीन सिंथेसिस होगी? नहीं होगी। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो यहाँ नहीं हो पाती है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ देखिए, इसके बाद जो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज है, ध्यान से सुनिएगा, जो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज होता है जो कि एक लार्ज सब यूनिट का पार्ट है, एक बार अमाइनो एसिलेटेड टीआरएनए ए साइट पे आ गया तो अब पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज का काम शुरू होता है जो कि लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में प्रेजेंट है। ये कैटालाइज करेगा अब पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन को। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज रिएक्शन होती है जिसके थ्रू पी साइट पे जो अमाइनो एसिड्स हैं और ए साइट पे जो अमाइनो एसिड्स हैं, उनके अमाइनो एसिड है उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है। तो इस दौरान क्या होता है कि जो अमाइनो एसिलेटेड टीआरएनए है वो एग्जैक्टली जो पेप्टिडाइल टीआरएनए है, ठीक है, जो कि कहाँ होता है? पी साइट पे होता है। पेप्टिडाइल टीआरएनए की एस्टर लिंकेज पे कार्बोनाइल ग्रुप होगा, उस कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक करता है अमाइनो एसिलेटेड टीआरएनए का अमीनो ग्रुप। उसके बाद एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट स्टेट आती है, ट्रांजिशन स्टेट आती है। जल्दी ही वो ट्रांजिशन स्टेट के बाद जो है वो कोलैप्स हो जाती है वो स्टेट और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन के बाद जो पी साइट पे टीआरएनए था उसने अपना पेप्टिडाइल ग्रुप जो है वो अमाइनो असाइल टीआरएनए ए साइट के टीआरएनए को दे दिया है। तो अब पी साइट जो है वो एग्जैक्टली ई साइट बन जाएगी क्योंकि वहाँ डी एसिटाइलेटेड टीआरएनए होगा जो रिलीज आउट हो जाएगा। ए साइट जो है वो पी साइट बन जाएगी और उससे आगे वाला जो साइट रहेगा, अगला कोडोन रहेगा, वो ए साइट की तरफ सर्व करेगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन के दौरान O to N माइग्रेशन होता है और एस्टर बॉन्ड जो है वो अमाइड बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ये रहा यहाँ पे रिएक्शन। देखिए ये ए साइट का टीआरएनए है, अमाइनो एसिलेटेड टीआरएनए, और यहाँ है पेप्टिडाइल जहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड के साथ और अमाइनो एसिड भी बने होंगे पी साइट पे। पर यहाँ एस्टर लिंकेज है। देखिए यहाँ जो एस्टर लिंकेज 3' एंड पे आपको पता है एस्टर लिंकेज होता है। तो यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप पे अमाइनो जो ए साइट का अमाइनो एसिलेटेड का अमाइनो ग्रुप है वो इस कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक करेगा। देन देयर कम्स अ टेट्राहेड्रल देखिए टेट्राहेड्रल ट्रांजिशन स्टेट, देखिए कार्बन टेट्राहेड्रल ट्रांजिशन स्टेट आ रही है, दिखाई दे रहा है ना आपको टेट्राहेड्रल। फिर उसके बाद जल्दी ही ये स्टेट कोलैप्स हो जाती है और जो यहाँ का जो पूरा अमाइनो एसिड था वो आपको यहीं पे दिखेगा, ए साइड पे ही दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे डी एसिटाइलेटेड हो चुका है ये पी साइट जो कि अब ई साइट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दिस इज द रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। बट इस दौरान आपको किसी एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है,
अब देखिए अमाइनो जो असाइलेटेड टीआरएनए है वो ए साइड पे आता है, ए साइड जो है वो पी साइड बन जाती है, पी साइड 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में भी मूव हो रहा होता है, और पी साइड जल्दी ही पी साइड पे जो टीआरएनए है वो मूव कर जाता है थ्रू ई साइड। तो हम कह सकते हैं कि राइबोसोम के पास 3 अमाइनो असाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट होती हैं, ए साइट, पी साइट एंड ई साइट, नॉट ए साइट बट ई साइट। क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है, तो वेरी गुड। कंफ्यूजन तो कहीं होना ही नहीं चाहिए, जब कंफ्यूजन ना हो तो बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, चलिए अब टर्मिनेशन पे बात करते हैं कि प्रोटीन की टर्मिनेशन, इलॉन्गेशन भी हम समझ गए, इनिशिएशन हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर वीडियो को देख के आए, क्योंकि उसमें आपको सारे फैक्टर्स के बारे में पता चल जाएगा। देखिए टर्मिनेशन कैसा होता है, प्रोटीन टर्मिनेशन जो है वो 3 कोडोन के साथ खत्म होगा, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस 3 कोडोन के साथ खत्म हो जाता है। UAA ओक्रे, UAG एम्बर एंड UGA ओपाल। ओक्रे, एम्बर, ओपाल इनके साथ टर्मिनेट हो जाती है प्रोटीन सिंथेसिस। दरअसल ए साइड पे अब कोई टीआरएनए नहीं आएगा, बल्कि एक रिलीज फैक्टर आएगा जो इन अमाइनो एसिड्स को, मतलब इन कोडोन को, नॉट अमाइनो एसिड, इन कोडोन्स को पहचानेगा। तो कोई टीआरएनए नहीं आएगा इनके साथ बाइंड करने के लिए। तो यू बैक्टीरिया में रहता है रिलीज फैक्टर 1, 2 एंड 3। जो रिलीज फैक्टर 1 है वो हमारे टर्मिनेशन कोडोन ओक्रे एंड एम्बर को पहचानता है, UAA एंड UAG को। वहीं रिलीज फैक्टर 2 जो है वो रिकॉग्नाइज करता है ओक्रे एंड ओपाल को, ओपाल है UGA। रिलीज फैक्टर 3 का काम क्या है? इसका काम किसी भी इसको पहचानना नहीं है, ये किसी को नहीं पहचानता है, ये सिंपली डिसोशिएट करता है रिलीज फैक्टर 1 को, रिलीज फैक्टर 2 को। कहाँ से? फ्रॉम राइबोसोम। टर्मिनेशन हो गया, रुक गया प्रोटीन सिंथेसिस, तो अब राइबोसोम पे जो रिलीज फैक्टर 1 और 2 अटैच हुए हैं उनको रिलीज कराने का काम रिलीज फैक्टर 3 का रहेगा। यूकैरियोट्स में आपको 2-2, 3-3 रिलीज फैक्टर नहीं चाहिए। यहाँ पे यूकैरियोटिक रिलीज फैक्टर 1 ही होता है जो सारे के सारे स्टॉप कोडोन को पहचान सकता है। UAA, आपका ओक्रे, एम्बर, ओपाल, सबको पहचानने का काम यूकैरियोटिक रिलीज फैक्टर 1 ही कर सकता है। और यूकैरियोटिक रिलीज फैक्टर 3 को भी ये पहचानता है, लेकिन यूकैरियोटिक 3 का एग्जैक्ट फंक्शन क्या है वो हमें नोन नहीं है। इसके साथ ही राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर भी वहाँ पे आता है। ये राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर जो है वो पी साइड पे एंटर कर सकता है या ए साइड पे एंटर कर सकता है और राइबोसोम को डिसोशिएट कर देता है, राइबोसोम की दोनों सब यूनिट्स को अलग अलग कर देता है। डिसोशिएशन के लिए एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है, वो एनर्जी इलॉन्गेशन फैक्टर G से मिलती है, चाहे यूकैरियोटिक है प्रोकैरियोटिक है, बट इलॉन्गेशन फैक्टर G से वो एनर्जी मिलती है। और इलॉन्गेशन फैक्टर 3, क्योंकि हमने पढ़ा भी था इलॉन्गेशन फैक्टर G 2 काम करता है। ट्रांसलोकेशन के लिए मेनली कौन सा? इलॉन्गेशन फैक्टर G ही काम करता है। और इलॉन्गेशन फैक्टर 3 जो इनिशिएशन फैक्टर 3 है, इनिशिएशन के टाइम पे भी मैंने बताया था, एक बार अगर राइबोसोम डिसोशिएट हो गए तो उनके रीएसोसिएशन को इनिशिएशन फैक्टर 3 जो है वो रोक सकता है। तो लास्ट में हम बात करते हैं कि ट्रांसलेशन के दौरान कौन कौन सी एनर्जी की ज़रूरत रहती है, कौन कौन सा एनर्जी जो है वो चाहिए होता है। ओके, तो देखिए 2 ATP के इक्विवेलेंट्स चाहिए होते हैं टीआरएनए की चार्जिंग के लिए। 2 ATP फॉर चार्जिंग टीआरएनए। 2 ATP समझ रहे हैं ना आप? 2 ATP देखिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ATP जो है, जब मैंने चार्जिंग ऑफ टीआरएनए आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था तो उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ATP का AMP में कन्वर्जन होगा, मतलब 2 पायरोफॉस्फेट निकलेंगे। तो 2 ATP इक्विवेलेंट्स यहाँ यूज हुए। अगर एक हाई एनर्जी बॉन्ड होता, अगर ATP टू ADP हुआ होता, यहाँ 2 हाई एनर्जी है क्योंकि ATP टू AMP कन्वर्जन है। तो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए के लिए 2 ATP हो गए। इनिशिएशन के लिए एक GTP होता है। और देखिए पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन में एग्जैक्टली पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज के काम के लिए कोई आपको GTP नहीं चाहिए। EF2 GTP हाइड्रोलिसिस के दौरान वहाँ फिर आगे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड में एग्जैक्टली नहीं चाहिए, EF2 GTP हाइड्रोलिसिस में चाहिए। N-1 पेप्टाइड बॉन्ड्स जो हैं इन द EF2 GTP हाइड्रोलिसिस, वहाँ आपको N मतलब नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। ओके,
तो वहाँ आपको n-1 GTP चाहिए होंगे। वहीं n-1 की ट्रांसलोकेशन के लिए आपको n-1 ही GTP चाहिए होंगे और टर्मिनेशन के लिए 1 GTP चाहिए। ठीक है, तो अगर देखिए 10 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज हैं तो उनके लिए टोटल 40 ATPs आपको चाहिए होंगे। 20 ATP हो गए चार्जिंग ऑफ tRNA के लिए, 1 GTP हो गया इनिशिएशन के लिए। देखिए 10 अमाइनो एसिड को एक ही बार में सिंथेसाइज कर लिया जाएगा, तो इनिशिएशन एक ही बार हुआ। ठीक है, और देखिए n-1 GTP मतलब 10 अमाइनो एसिड्स हैं, -1 तो 9 GTP फॉर दिस TU GTP हाइड्रोलिसिस, और n-1 GTP जो है वो ट्रांसलोकेशन के टाइम पे हो गया और एक टर्मिनेशन के लिए हो गया, तो टोटल हमारे पास हो गए 40। तो हम समझ गए कि एक अमाइनो एसिड के लिए हमको 4 ATPs और GTPs मिला के चाहिए होते हैं। क्लियर? तो फाइनली दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, यू आर गोइंग टू आंसर मी दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। कितने ATP और GTPs जो हैं वो रिक्वायर्ड रहेंगे 16 अमाइनो एसिड के सिंथेसिस के लिए। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर कर रही हूँ यहाँ पे ख़त्म। उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा जो है समझ आया है। अगर नहीं आया है तो कमेंट डाउन करिए, कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को शेयर करिए। हमारे लिए ही कर दीजिए, चलिए अपने लिए नहीं सही तो अपने लिए तो क्यों ही आप शेयर करेंगे। पर आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, कोरोना बहुत बढ़ता जा रहा है, लेकिन आप अपने और अपने परिवार का ध्यान ज़रूर रखिए। थैंक यू।